हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और जो भी लास्ट क्लास हुआ है उसको आप रिवीजन करके आए होगे। ठीक है, तो देखो यार, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज का यह जो लेक्चर है, हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नाराज होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोलेंगे भैया ये क्या कर रहे हो यार, क्या यार कैसा बैच ले लिए, फंस गए, ये वो डिस डैट। हाँ सर, हम जो है बैच तो ज्वाइन किए लेकिन सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, हम तो सर फंस गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बातें करोगे, आई नो। ठीक है, बट यार देखो, आज का क्लास रिकॉर्डेड जा रहा है आप तक। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि एक भी टॉपिक को हम यहाँ पे ना छोड़े, एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से क्लास करना, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप मन लगा के इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मन लगा के लेक्चर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और हम करेंगे। देखो यार, रिवीजन करके आया करो, लास्ट जो भी लेक्चर हुए हैं उसका नोट्स तुम बनाते हो, उस नोट्स को पढ़ के आया करो। डेली उस नोट्स को पढ़ के आओगे तभी जाके आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तभी आपको फिजिक्स फील होगा, तभी आपको फिजिक्स फील कर पाओगे। ठीक है, और आपके लिए कुछ खास आ रहा है, आपके जो फेवरेट लेजेंडरी टीचर्स हैं उनके साथ कुछ खास आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी कारण जो है बहुत जल्द आपको वो चीज़ मिल जाएगा, देखने को मिल रहा होगा। तो बस यही कारण है कि आज का क्लास आपका रिकॉर्डेड जा रहा है, आज का क्लास आपका रिकॉर्डेड है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके इस क्लास को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाए और डिटेल में हर एक चीज़ को बताया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। देखिए टॉपिक आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक टू बी कवर्ड में सबसे पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कल का जो डीपीपी था उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन था, तो उसको अब कर पाओगे तुम। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मन में आपके सवाल होगा कि मालिक, सबसे पहले छोटा सा सवाल आपके मन में होगा, छोटा सा क्वेश्चन आपके दिल में होगा कि गुरुजी, लास्ट क्लास में जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ाया था ना, वो चीज हमको समझ में नहीं आया, है ना। बहुत सारे बच्चों का मैंने कम्युनिटी, देखो आप लोग कम्युनिटी पे पोस्ट किया करो, कम्युनिटी पे बताया करो, हम हर एक बच्चों का कम्युनिटी पढ़ते हैं। और मोस्टली जो बच्चा का था यही था कि सर कूलम्स लॉ एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, हम मानते हैं कूलम्स लॉ को लास्ट में जो है हम लोगों ने बहुत तेजी से किया था, तो हमें पता है कि वो चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम्युनिटी पोस्ट भरोगे, कम्युनिटी पोस्ट में लिखोगे, तो हम आपका ये जो बड़ा भाई है आपके लिए वो उसका सॉल्यूशन लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। ठीक है, हाँ, एक चीज और, सबसे पहले एक डाउट और हम बताना चाहेंगे या उठाना चाहेंगे। एक बच्चे का और डाउट था, हमने देखा था वहां पे। ठीक है, एक बच्चे का और डाउट था कि हमारा जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था जब हमारा, ठीक है, एक डाउट था बच्चे का, हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, आप लोग पहचानना, बहुत सारे बच्चे ने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको मिला होगा ये चीज कि चार्ज जो है ना, चार्ज जो है ना वो दिया हुआ है -1 नैनो कूलम चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है ये गिवन है, ये क्या है बाबू, ये जो है गिवन है कि चार्ज इतना कूलम दिया हुआ है। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितना होगा, ये कह रहा था। ठीक है, चलिए देखिए, आपको हम बता दें कि ये +1 नैनो कूलम, -1 नैनो कूलम, ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात हम आपको बता देते हैं, चार्ज के और भी यूनिट्स है। ठीक है, चार्ज के और भी यूनिट्स है, जैसे 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट्स है। ये क्या है, ये हमारे चार्ज की यूनिट्स है। ठीक है, ये हमारे चार्ज की यूनिट्स है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ज की यूनिट्स है।
तो यहां से भी आपको जो है थोड़ा समझ के चलना है। देखो जैसे 1 मिली कूलम बराबर होता है क्या, 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्या होता है, 10⁻⁻3 कूलम। कितना, 10⁻⁻3 कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3 कूलम। ये वैल्यू होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलम। याद रखना, ठीक है। तो मिली से कूलम में, माइक्रो से कूलम, नैनो का कूलम, पिको का कूलम। ठीक है, ये क्या है, एम से मिली, मिली। ये हमारा किसका सिंबल है, माइक्रो। म्यू, म्यू से माइक्रो, माइक्रो। एन से नैनो, टाटा नैनो, है ना। पी से पीको। ठीक है, ये मतलब है हमारा। ये कुछ और भी यूनिट्स है हमारे किसके, चार्ज के। ठीक है, तो आप इसको नोट करके चलो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है कि चार्ज हमारा -1 नैनोकूलम दिया हुआ है। लेकिन याद रखो, फॉर्मूला में हमेशा जो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन बराबर हम लोग यहां से बोलेंगे चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन, ये बात बोलेंगे, है ना। अब यहां पे तुम बोलोगे सर जी यहाँ पे तो एन का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज जो है वो माइनस में दिया हुआ है। देखो हम लोग हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। मतलब इसका सबसे पहले इसका क्या मतलब है, 1 नैनोकूलम कहने का मतलब 1 गुना, नैनो कहने का मतलब 10⁻⁻9 कूलम, है ना। तो ये चीज -1 गुना 10⁻⁻9 कूलम कहने का मतलब -10 का पावर -9 कूलम हमारा आएगा। एक में गुना करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो ये -10⁻⁻9 कूलम आ गया हमारा। लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को हम लोग नहीं लेंगे। जब हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे तो चार्ज का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10⁻⁻9 कूलम। क्या पुट करेंगे, 10⁻⁻9 कूलम पुट करेंगे। ये जो आगे में माइनस है इसको नहीं पुट करेंगे, इसको नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नेचर, ये तो नेचर बता रहा है ना, नेचर नहीं दिखलाना है यहाँ पे फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए। और ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो कूलम से कूलम कट गया, बच क्या गया, n इज इक्वल टू, ये 10⁻⁻9 से 10⁻⁻19 कटेगा, 10⁻⁻10 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 का पावर 10 बटा 1.6 बच जाएगा, है ना। ये चीज हो जाएगा। मतलब n बराबर, तुम अगर थोड़ा सा देखोगे तो इसको जो है ना, 10 को जो है ना तुम अलग निकाल लो, 10 गुना, ठीक है, 10 के पावर 10 है तो 10 गुना 10 के पावर 9 लिख सकते हो। लो भैया लिख दिया हमने, और यहाँ पे 1.6 हो गया। ठीक है, अब अगर कट करो तो क्या हो जाएगा, अब अगर कट करो तो क्या हो जाएगा, फोन है तुम्हारे पास ना, या फिर कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तो कट करके देखो जल्दी से, जल्दी से कट करो सब लोग। क्या है, 10/10 डिवाइडेड बाई 1.6, 6.25। हाँ, इसको कट करोगे 1.6 को, 10 को काटोगे 1.6 से तो 6.25 आएगा। ठीक है, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, इतना हमारा n का वैल्यू आ जाएगा, बस यही है। ठीक है, बस भाई यही है हमारा, समझ रहे हो, समझ रहे हो मुन्ना, तो बस यही है। ठीक है, तो जिन भी बच्चे का ये डाउट था आप यहां से देख लो। ठीक है, और जिन भी बच्चे का ये था कि सर कूलम्स लॉ हमें समझ नहीं आया, उसको समझा दो सबसे पहले। तो चलो भाई देखते हैं कूलम्स लॉ में क्या था। ठीक है, कल का ही पीपीटी है ना ये, तो कूलम्स लॉ में क्या था उसको समझो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात कहता है कूलम्स लॉ में, तो इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। ये क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, किसके स्टेटमेंट है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, आपको कूलम्स लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फोर्स
एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज, ठीक है, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, क्या बोला हमने, हमने बोला कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वह क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज को Q1 को Q2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो सकता है कि माइनस समथिंग है, लेकिन हम लोग हमेशा इसको मॉड के अंदर रखेंगे कि भैया ये जो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू। अगर Q1 जो है -10 कूलम है, समझना बारीकी से, Q2 जो है 20 कूलम है, तो हम लोग -10 नहीं लेंगे, हम लोग 10 गुना 20 करेंगे, मतलब दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, नेचर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बातें, ठीक है। तो क्या कहता है कि फोर्स जो है, सबसे पहला फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का, ये पॉइंट हो गया। दूसरा कि फोर्स जो है, फिर कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसके स्क्वायर के। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हमने लिया, स्मॉल r, तो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बोलो या f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। तो ये दो इक्वेशन हुआ, इन दो इक्वेशन को मिलाएंगे तो हमें ऊपर में Q1 Q2 बटा r स्क्वायर मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा हमारा एक कांस्टेंट आएगा k और इक्वल टू लग जाएगा। देखो तो हमारा क्या लगा, इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। इधर जो था उसको सेम एट हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो k है, इस k का वैल्यू क्या है, तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारा हो रहा होता है, ठीक है। ये जो है ना, अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर सिंपल इस तरीके से होगा तो ये हमारा एप्सिलॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा। तो ये अपन लोग का एप्सिलॉन नॉट है और ये हमारा एप्सिलॉन है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ये भी हमने कल लिखवाया था। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर जो है ना, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। फैराड पर मीटर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। तो ये फैराड किसका यूनिट है, फैराड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये बातें हो गई। या फिर एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट होता है क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी यूनिट होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये है, तो यही हमारा कूलम्स लॉ था। अब समझ में आया, ठीक है। तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये हो गया K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या भैया, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मालिक गुरुजी हमें ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ नहीं आया, लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया गुरुजी वो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं यार, तुम हमारे स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पूछोगे, हम 1000 बार बताएंगे, लेकिन फालतू सवाल मत पूछना, नहीं तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन था कि
तीन इक्वल चार्जेस है, क्या कह रहा है, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के तो सबसे पहले के स्क्वायर होना चाहिए। चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए बाबू, तो सबसे पहली चीज हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। लो भैया ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कोई भी 3 कोना पे हमारा क्या है, चार्ज रखा हुआ है और तीनों चार्ज इक्वल है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर के तीनों कोना पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, कोई भी कोना, 3 को कोना ले लो। हमको मन है सर जी ये वाला कोना लेंगे, हमको मन है सर जी ये वाला कोना लेंगे, हमको मन है सर जी ये वाला कोना लेंगे, ठीक है, ले सकते हो। अब बोलोगे सर जी हम क्यों ना इस वाले कोना को ले लें, बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हो, काहे नहीं ले सकते हो, ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम इस वाले कोना को भी Q3 इस कोना लेके इसको ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। चलो तो रहने दीजिए ना सर जी, क्यों ही चेंज कर रहे हो, रहने दो, ठीक है रहने देते हैं। चलो तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब बोलता है ये हो गया 3 कॉर्नर पे, ठीक है, और तीनों इक्वल चार्ज है, मतलब Q1 जो है Q2 के बराबर है और Q2 भी Q3 के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। हम मान लेते हैं कि तीनों हमारा Q चार्ज के बराबर है। हम क्या मान लिए, तीनों हमारा Q चार्ज के बराबर है, मतलब Q1 भी Q है, Q3 भी Q है और Q2 भी Q है। Q2, हाँ तुम्हारी तरह Q2, तुम सब बच्चों की तरह Q2 है ना, और मुस्कान की तरह QT। चलिए तो इस तरीके से हो गया, गॉट इट। चलो अब क्या कहता है, इतना तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना तो पढ़ाकू हम लोग हो गए, है ना, गदहा से पढ़ाकू हो गए अपन लोग। गदहा से पढ़ाकू हो गए नोबिता, अब जो है आगे चलते हैं नोबिता, आ जाओ, ठीक है। फिर कहता है इफ द फोर्सेस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो क्या है मालिक, वो जो है F12 है। किसके किसके बीच का, Q1 और Q2 के बीच का, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, क्या भैया, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा F12 है, ठीक है। अच्छा 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो तुम मान लो कि ये जो साइड है ना वो A है, मान ले, ठीक है। तो अगर साइड A है तो हमारा चलो ठीक है साइड A है, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया दोनों चार्ज के बीच का। तो क्या F12 हम लोग निकाल सकते हैं, बोलोगे जी गुरुजी निकाल सकते हैं। F12 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, है ना, F12 Q1 और Q2 के बीच का दोनों चार्ज Q1 Q2 बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब कि F12 बराबर क्या हो गया, K का K रहने दो, Q1 और Q2 दोनों तो Q Q है, तो Q गुना Q बटा A स्क्वायर, ऐसा रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर बोलता है एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3, Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स है वो F13 है, ठीक है, किसके किसके बीच का, Q1 एंड Q3 के बीच का, ठीक है। अब मामला तो गड़बड़ा जाएगा मालिक, ठीक है, हम लोग एक लाइन से चलते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि आज एगो सीढ़ी चढ़े कल है 4 गो सीढ़ी चढ़ जाएंगे, नहीं, आज एगो कल है दूसरा परसों तीसरा, इस तरीके से चढ़ते हैं, सक्सेस का यही तो मंत्र है ना। तो ये हमारा Q3 कौन है, ये है हमारा Q3, और ये हमारा किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है। तो एक लाइन से लेना, या तो इस तरीके से लेना या फिर इस तरीके से लेना, ठीक है, चार्ज को तीनों एक लाइन से कॉर्नर को लेना, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है कि Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F13 है, ठीक है। तो Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला फोर्स, Q1 और Q3 कौन है मालिक, तो Q1 और Q3 ये वाला है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F13 है, ठीक है। तो भैया इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तो पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये भी तो पता होना चाहिए, ये कितना है, तो बाबू ये A है, ठीक है, साइड स्क्वायर का साइड अगर A है तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है,
डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो बाबू याद करो, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √2a, होता है ना, होता है ना। या फिर पाइथागोरस थ्योरम से, पूरा साइड बराबर, ये वाला ए, ये भी ए, साइड बराबर है ना, स्क्वायर है तो पाइथागोरस, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो, सॉरी क्या बोलते हैं, स्क्वायर है इसीलिए चारों कॉर्नर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल के देखो, ये √2a ही आएगा। लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि भैया जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो जो है √2a होता है। तो स्क्वायर का डायगोनल ये है √2a। ठीक है, मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया। ठीक है, तो F13 निकालना है क्योंकि Q1 Q3 के बीच का फोर्स F13 है। फॉर्मूला के Q1 Q3 बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, √2a का स्क्वायर है ना, तो यहां पे लिख दो √2a का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो क्या हो जाएगा, F13 बराबर हो जाएगा कि Q1 और Q3 दोनों तो Q और Q है, चार्ज बराबर है, तो Q गुना Q, वैल्यू डाल दो। बता √2a का स्क्वायर, आप बताओ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो √2 मतलब √2 गुना √2 2 हो जाएगा। चलो भैया यहाँ पे √2 के जगह पे 2 लिख दो, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है तो 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर a कहता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। लो भैया इस तरीके से हो गया, मतलब √2a का स्क्वायर क्या हो गया मालिक, √2a का स्क्वायर जो है 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, कहता है अब कि बताइए F12 बटा F13 कितना हो जाएगा। क्या F12 बटा F13 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताइए। ठीक है, बताइए F12 बाई F13। तो F12 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो F12 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है बाबू, KQQ बटा a स्क्वायर। ठीक है, बटा F13 का वैल्यू दिया हुआ है KQQ बटा 2a स्क्वायर, KQQ बटा 2a स्क्वायर। ऐसा K से K खत्म, QQ से QQ, ये दोनों खत्म, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म। अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, और F12 बटा F13 कितना हो जाएगा। ठीक है, F12 बटा F13, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 1। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, समझाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, समझाते हैं। लो भाई मत काटो इसको, नहीं आया समझ में गुरुजी, गुरुजी कोई बात नहीं गुरुजी, तुम्हारा तारा भाई अभी जिंदा है। ठीक है, देखो सुनो, सुनना। ठीक है, ऊपर में क्या है कि क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बटा, नीचे क्या आया ये ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू बटा क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बटा, यहाँ पे क्या आ गया 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं a बटा बी बटा सी बटा डी ऐसा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये लास्ट वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, बीच वाला दोनों क्या होगा, एक साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब a गुना डी बटा b गुना सी ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा बात है कि F12 बटा F13 कितना हो जाएगा, चलो ना समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ये सब चीज। तो ये वाला इसके साथ गुना होगा और ये दोनों एक साथ गुना होगा, तो k क्यू स्क्वायर। देखो हाँ, कुछ बच्चा ऐसा है जो कि मूर्ख है, तो मूर्ख है तो इस बात को मानना पड़ेगा भाई। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो कि कहते हैं 2 + 2 जो है गुरुजी 5 होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सपने में तू आती है, वो वाला गाना गा लो, वही सपने में ये आता है। उन बच्चों को जो है ना हम सपना में पढ़ाते हैं, तब वहां पे बताते हैं कि बाबू 2 + 2 जो है 5 होता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, 2a स्क्वायर से गुना कर देंगे, लो भैया बटा बीच वाले को एक साथ, मतलब a स्क्वायर गुना के क्यू स्क्वायर ऐसा। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, के से के खत्म, तो क्या बच गया ऊपर में 2
और नीचे में 1, सपने में तू आती है ना, कौन आती है, मुस्कान आती है। तो 2/1 क्या वैल्यू आया, F12 F13 क्या हो गया, 2/1 हो जाएगा। गॉट इट, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, सिंपल। तो यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो होप सो ये वाले जो सवाल हैं वो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहां से हटा देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमें समझाने के लिए ये स्लाइड लेना पड़ा था। अब जो है हम आपके लिए आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है बाबू, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। और बोलोगे सर जी आधा घंटा तो हमें वही सब फालतू चीजें, कल वाली चीजें बताने में लगा दी। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सुनो देखो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म है, कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का टर्म्स आएगा। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था आपको, बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने करवाया था यूट्यूब पे, वेक्टर जब पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, या क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, जो यूट्यूब पे मैंने पहला क्लास करवाया था उसके अंदर मैंने ये चीज करवाया था, है ना। तो वहां पे हमने ये चीज देखा था। फिलहाल चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये अपन के पास एक्स एक्सिस, ये अपन के पास क्या है, ये अपन के पास वाई एक्सिस है, ठीक है। क्या है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा हो गया, ठीक है। चलिए हमारा, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, क्या है, 2 पॉइंट चार्ज, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, यहाँ पे एक्स से कुछ डिस्टेंस पे। दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे, मान लेते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे है। और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे है, ठीक है। क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि यह वाला जो चार्ज है ये Q1 है, क्या है, Q1 है। यह जो चार्ज है ये क्या है बाबू, Q1 है। और यह जो चार्ज है ये क्या है बाबू, ये हमारा Q2 है, Q2, गॉट इट। क्या है, Q1 और Q2 है। चलिए Q1 और Q2, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं ओरिजिन से इस Q1 का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ओरिजिन से इस Q1 का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं R1 है। ओरिजिन से इस Q2 का भी कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ओरिजिन से इस Q2 का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं R2 है, क्या है, R2 है, ठीक है। ओरिजिन से Q2 का जो डिस्टेंस है वो क्या है बाबू, R2 है, गॉट इट। ये चीज है। अगर तुम यहां देखोगे तो यहां पे हमारा Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, है या नहीं, बताओ बाबू। हमारा यहाँ पे Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है, यस और नो, बोलोगे जी गुरुजी, है ना। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, बोलो यस और नो। अरे हाँ कि ना, बोलोगे ना हाँ जी सर। तो सुनो, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम ले लेते हैं, क्या है कि ये जो है हमारा F12 है, वेक्टर में क्या है, F12 है। Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, क्या भैया, Q2 Q1 पे फोर्स जो लगा रहा है, ये जो Q2 है, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये हमारा F21 है, क्या है बाबू, F21 है, ठीक है, F21, ठीक है, F21 है। क्या बोला हमने, हमने बोला कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F12 है, Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F21 है। भाई दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना जी, अगर हम तुमको मारेंगे तो तुम भी हमको मारने आओगे ना, हाँ, तो वही चीज है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F12, Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो F21, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, अच्छा पोजीशन वेक्टर है तो आर कैप यहाँ पे लगा दो, सही रहेगा। ठीक है, अब एक बात, सर Q1 और Q2 के बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी होगा वही Q2 और Q1 के बीच में होगा, है ना। हम बोले कि भैया Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी होगा वही दूरी जो है Q2 और Q1 के बीच में भी होगा। बोलोगे जी गुरु जी, बिल्कुल, हाँ सही बात है, सही बात है। Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी होगा वही दूरी Q2 और Q1 के भी बीच में होगा, लेकिन Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो जो डिस्टेंस लेंगे उसका डायरेक्शन तो अलग होगा ना। जो फोर्स लग रहा है तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज बोले तो डिस्टेंस अलग होगा, है ना। तो कहें तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है F12, इसके लिए जो हमारा डिस्टेंस होगा, देखना बोलोगे सर उल्टा क्यों ले रहे हैं, तो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब डिस्टेंस हमारा R21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस हमारा R21 हो जाएगा, R21, ठीक है। और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है F21, तो इसके लिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। दोनों के लिए लिख लिए हम लोग, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, R21 जो है, अब बताओ क्या R21 वेक्टर R21 जो है क्या वेक्टर R12 के बराबर है, बोलो हाँ कि ना। बोलोगे सर वेक्टर के फॉर्म में नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। मतलब कि सर जी R12 का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब सर जी R21 का जो मैग्नीट्यूड है, यह जाहिर सी बात है कि हमारा बराबर है R12 के मैग्नीट्यूड के। जाहिर सी बात है किसके बराबर है, R12 के मैग्नीट्यूड के, है ना। तो ये चीज किसके, R12 के मैग्नीट्यूड के। तो भैया ये चीज हो गया, ठीक है। चलिए सर सुनो, तो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का इक्वल नहीं है, तो किसी एक के आगे माइनस लगा देते हैं, किसी एक के आगे माइनस लगा देते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर में माइनस लगाते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आएगा, ठीक है। देखो हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो अपना डाउट लिख कर रखना, ठीक है। अगर कहीं पर डाउट आ रहा है तो कॉपी में, किसी पीछे कॉपी में या डायरी में जो है लिख लेना। हम आपको वो डाउट अगले क्लास में जब लाइव आएंगे हम, तो आपको वो डाउट को उठा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में जो है ना, अगर हम माइनस लगा देंगे ना आगे में, कोई भी वेक्टर है उसके आगे माइनस लगा देंगे, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जा रहा था इधर, माइनस लगा दिया तब घूम जाएगा पीछे, ठीक है। तो R21 जो है R12 के बराबर तभी होगा जब हमारा क्या होगा, R12 के आगे माइनस लग जाए या फिर R21 के माइनस लग जाए, किसी भी एक के आगे माइनस लगेगा तब होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये बातें हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है हमारा। चलो अब इस चीज को हम लोग फोर्स के टर्म में देखते हैं, ठीक है। कूलम्स फोर्स देख रहे हैं, चलो ये चीज हम लोग का हेल्प करेगा आगे, ठीक है। आ जाओ, तो अगर हम बोले कि सर जी F12 हमारा क्या हो जाएगा, F12 हमारा क्या हो जाएगा, सर यहां पे भी तो दो चार्ज ही हैं, यही सेम फार्मूला कूलम्स लॉ, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो F12 के लिए हमारा डायरेक्शन क्या है, हमने बोला सर F12 के डायरेक्शन क्या है, R21 है, तो R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, लेकिन क्या भैया, तो R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम यहाँ पे एक और चीज गुना कर रहे होंगे, जो कि होगा यूनिट वेक्टर, R21 का कैप, कैप से यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं, ठीक है। R21 कैप, R21 कैप कहने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका 1 हो, तो 1 से गुना करेंगे किसी भी चीज में क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया। हमको पता है कि यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो कि यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा सर जी ये कैसे लिख दिए,
लेकिन सिंपल सा बात सुनो, फिर से हम समझाते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस r² है तो r²। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो r21 था, तो r21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलोगे ठीक है गुरुजी यहां तक भी समझ गए, लेकिन हाई वाला कहां से लिख दिए? तो याद रखना, जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो यूनिट वेक्टर आता ही आता है, तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। r21 का यूनिट वेक्टर r21 का कैप है ना, ये r21 का वेक्टर है ना, तो ये r21 का कैप इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेम अगर हम बोले कि बताइए F21 वेक्टर कितना होगा, F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा F21 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो F21 के लिए डिस्टेंस क्या है, R12, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सिंपल सा बात है, गुना R12 का कैप, गुना R12 का कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी गुना करेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन सुनो, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ले 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 मजा तू ले ले। F21 कितना होगा, तो इधर तो K है गुरुजी, इधर तो Q1 है गुरुजी, इधर तो Q2 है गुरुजी, रहने दो गुरुजी। R12 का स्क्वायर है, यहाँ R12 का स्क्वायर है, यहाँ R21 का स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, तो यहाँ जो R12 का स्क्वायर है ना, तो R12 जो है ये R21 के बराबर है, तो हम ये जो R12 है इसके जगह पे हम ये जो R12 है इसके जगह पे हम R21 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। बोलोगे तो गुरुजी यूनिट वेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, बोलेंगे बिल्कुल चेंज करो, करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। लेकिन सुनो सुनो सर, अगर ये दोनों वेक्टर वाइज में बराबर है तो R21 का जो यूनिट वेक्टर होगा ये भी तो हमारा माइनस R12 के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, तो यूनिट वेक्टर में हमारा इस तरीके से होगा कि R12 का कैप जो है माइनस R21 का कैप जो है माइनस R12 के बराबर होगा। क्या बोला, R21 का कैप जो है माइनस R12 के बराबर होगा, ये मतलब हुआ। तो सिंपल सा बात है, यहां पे क्या है, R12 का कैप है, तो R12 के जगह पे हम लोग R21 लिख सकते हैं, तो R12 के जगह पे हम लोग R21 का कैप लगा देंगे। तो बोलोगे सर जी तो माइनस क्यों नहीं लगाया, तो भैया माइनस को तुम इधर लिखो या इधर लिखो बात बराबर ही है, तो हम लोग इसमें ही माइनस लगा देते हैं। लो भैया लिख दिए हम माइनस, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें F21 मिल गया, क्या मिला F21, तो F21 यहां से हमें मिला, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर गुना R21 कैप, ठीक है। क्या, R21 का स्क्वायर गुना R21 कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को मिलाओ यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, या फिर लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इक्वेशन 1 देखिए यहां पे क्या है, इक्वेशन 2 देखिए यहां पे क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या ये जो चीज है के Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर गुना R21, के Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर गुना R21 सेम है, क्या ये जो चीज है पूरा का पूरा यही है कि नहीं है, बोलोगे जी बिल्कुल है, ये जो चीज है पूरा का पूरा यही तो है। तो अगर हम F21 लिख रहे हैं, वेक्टर F21 लिख रहे हैं, तो और यहां पे माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा चीज है, ये वाला, ये किसके बराबर है, तो ये F12 के बराबर है। देखो ना ये जो ब्रैकेट में लिखे ये ब्रैकेट वाला किसके बराबर है, F12 के बराबर है। आगे माइनस और लगा हुआ है तो ये वाला, और अंदर वाला चीज जो है F12 के बराबर है, मतलब फोर्स F12 ऐसा हो जाएगा। मतलब भैया
F21 वेक्टर जो है हमारा किसके बराबर हो गया, -F12 वेक्टर के बराबर हो गया। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ऐसा तुम लोग कुछ फील कर पा रहे होगे कि सर जी हम सामने में फोर्स लगाएंगे तो सामने वाला भी हम पे फोर्स लगाएगा, ऐसा कब होता था? फील करो, सोचो, ऐसा कब होता था? तो तुम्हारे मन में एक जवाब होगा, सर जी ये होता था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, है ना? बिल्कुल। या फिर इसको ऐसे समझो कि F12 जो है -F21 के बराबर है, ठीक है, या F21 जो है -F12 के बराबर है। मतलब कि हम फोर्स दोनों बराबर है, दोनों फोर्स बराबर, लेकिन माइनस लग गया वेक्टर के आगे, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो दोनों फोर्स बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर हम आप पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप हम पे फोर्स लगा रहे हो, ये मतलब है, ठीक है। तो ये चीज, तो यही तो चीज था हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, कि इक्वल फोर्स है बट डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि यहाँ पे है। तो कुलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कुलम्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब सुनो, आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम जो होगा, ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है ना जी, एमसीक्यू आता है। आजकल तो सभी बोर्ड एग्जाम वाले एमसीक्यू ले रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो भाई बहुत पहले ही से एमसीक्यू आता है, आपको पता ही है। तो आपके एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए पूछेगा, तो एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से। एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 बटा, यहां पे आर वेक्टर होगा, ठीक है, आर वेक्टर होगा, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा, और यहाँ आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये होगा, दो पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ये होगा। तो अगर यहाँ पे क्या है बाबू, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आर वेक्टर, ये यहाँ देखना, यहाँ यूनिट वेक्टर की आर वेक्टर है, तो अगर यहाँ आर वेक्टर होगा तो यहाँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज हम लोग बोले, ठीक है, सेम चीज बोले कि सर जी कुछ ऐसा है कि Q1 Q2 बटा, यहाँ पे अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, अगर मैग्नीट्यूड का क्यूब नहीं है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर कैप होगा। तो अगर आर कैप होगा तो यहाँ आर स्क्वायर होगा, अगर आर वेक्टर होगा तो यहाँ आर क्यूब होगा। आपके डीपीपी में भी क्वेश्चन था ना ऐसा, कि यहाँ पे आर क्यूब क्यों है, क्योंकि यहाँ आर वेक्टर। तो अगर यहाँ देखना, यहाँ आर वेक्टर है तो आर क्यूब होगा, यहाँ पे आर कैप है तो यहाँ आर स्क्वायर होगा, बस इस तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपके एमसीक्यू में आता है, ये दोनों पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना, आर कैप और आर वेक्टर को पॉइंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें एक लाइन लिख लो, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिख लो नोट करके, नोट करके क्या लिखोगे, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने बोला कि कूलम्स लॉ क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस इस चीज को आप लिखा लेना, ठीक है, नोट करके, ठीक है बाबू। चलो, ठीक है, चलो, तो यहाँ तक नोट कर लोगे, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल और आता है,
ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स। कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टी 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 टी। देखो, कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज के बीच में ही लग रहा होगा, तो इसको लिखेंगे इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू चार्जेज। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू चार्जेज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू चार्जेज। कूलम्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। क्या हमने बोला? हमने बोला कूलम्स लॉ जो है ठीक है, क्या बोला हमने? हमने बोला इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू चार्जेस, ये सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और याद रखो यह जो है वह चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा जो चार्ज रेस्ट में होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो, अब बोलोगे सर चार्ज अगर मोशन में होगा तब क्या होगा, है ना? हमने बोला कि दूसरा लिमिटेशन इसका लिख सकते हो कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस जो है वो क्या होने चाहिए, वो रेस्ट में होने चाहिए। तो चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, चार्जेस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। चार्जेस किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा क्यों गुरुजी चार्जेस रेस्ट में क्यों होना चाहिए? तो अगर चार्ज मोशन में होगा ना तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा क्योंकि उसमें चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टीज आने लगेंगे। मूविंग चार्ज के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है ना, ये बातें आपको पता है। फिर से हमारा जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा होता है, तो ये सारे प्रॉपर्टी जाने लगेंगे। तो इसीलिए कूलम्स लॉ के लिए हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। और यह सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लग रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट चार्जेज के बीच में ही लग रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या कहता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय विच इट डिसाइड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, यह किसी मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको डिसाइड करता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो है हमारा मीडियम होता है, जैसे वैक्यूम हो गया एक मीडियम, वाटर एक मीडियम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीडियम के बारे में बताता है। ठीक है भैया, एक बात और याद रखना, चार्ज फोर्स ऑल्सो, कुलम्स फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। कुलम्स फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है। जैसे तुमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तुमने क्या देखा, यहाँ पे तुमने देखा कुलम्स लॉ में, कुलम्स लॉ अभी तो है नहीं, कुलम्स लॉ में तुमने देखा, चलो कुलम्स लॉ का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो कुलम्स लॉ में तुमने देखा कि के Q1 Q2/r² है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है चार्ज पे तो डिपेंड कर ही रहा है फोर्स, डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही रहा है फोर्स, लेकिन ये जो K है 1/4πε0, तो ये जो ε0 है इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कौन?
इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्ब्स फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑल्सो, कि कौन सा मीडियम में हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या, कि कौन से मीडियम में हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी याद रखना हमेशा गिवन होता है, इसको हम लोग गिवन परमिटिविटी के भी नाम से जानते हैं, क्या भैया, गिवन परमिटिविटी, तो इसको हम लोग गिवन परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मीडियम हो सकते हैं, वैक्यूम हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, बहुत छोटा सा चीज है ये, डिनोटेड बाई एप्सिलॉन, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। चलिए, तो अगर हमारा क्वेश्चन में परमिटिविटी दिया हुआ है, ध्यान से रखना, अगर हमारे क्वेश्चन में परमिटिविटी दिया हुआ है, या फिर सुनो, सबसे पहली बात सुनो, ये जो है ना हमारा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, तो ये परमिटिविटी ऑफ एयर होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये जो है हमारा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर होता है, ठीक है, एयर का परमिटिविटी, किसका, एयर का परमिटिविटी होता है, और परमिटिविटी ऑफ एयर हमेशा याद रखना 1 होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर इज ऑलवेज 1, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर है, और ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा मीडियम नहीं दिया रहेगा, कहने का मतलब क्या है, कि उसमें मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। दो चार्ज के बीच का कोई भी मीडियम अगर गिवन नहीं होगा, मतलब क्या है कि भैया उसमें क्या है, एयर है, जिसका परमिटिविटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। लेकिन अगर हमारा परमिटिविटी गिवन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन है, मतलब एप्सिलॉन गिवन है, तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो बदल जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो ये एप्सिलॉन हो जाता है सीधा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा लग जाता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा लग जाता है। तो यहां से देखोगे, अगर यहां से अगर देखोगे, थोड़ा सा फील करो, यहां से अगर देखोगे, तो ये एप्सिलॉन बराबर हमारा क्या होगा, तो एप्सिलॉन बराबर हमारा, एप्सिलॉन इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अगर हम यहीं से यूनिट लिखना चाहे इसको, ये तो हो गया 1/4 पाई एफ, एफ इधर आ गया, एप्सिलॉन इधर चला गया, तो ये चीज हो गया। तो अगर हम यहां से इसका यूनिट लिखना चाहें, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन का यूनिट, ये Q1 Q2, 1 ऊपर में 1 है, Q1 Q2 है, तो 1 का कोई यूनिट नहीं, Q1 Q2 मतलब चार्ज और चार्ज, कूलम 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 स्क्वायर हो गया, कूलम स्क्वायर बटा, नीचे में 4 पाई एफ, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट हमारा होता है न्यूटन, ठीक है। ये आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसका यूनिट, एप्सिलॉन का यूनिट, ये जो एप्सिलॉन है इसका यूनिट हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें कि बाबू इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर कहने का मतलब इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एटी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, बटा न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल T-2, मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा हमारा एम, ये देखो एल स्क्वायर और ये एल, ठीक है, नीचे में है एगो 1 और ये 2 गो 3 गो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा L-3 हो जाएगा, ठीक है। T-2 है, ऊपर जाएगा तो T 4 गो हो जाएगा, 2 गो ऊपर जाएगा, 2 गो पहले से ऊपर है, 4 गो T हो जाएगा, T4, ठीक है। ए स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, एम L-3 T4 ए स्क्वायर, एम एम इनवर्स ना, एम इनवर्स, एम भी ऊपर जा रहा है ना, तो एम इनवर्स होगा, सॉरी एम इनवर्स,
तो m इनवर्स l माइनस 3t4a², ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा इस तरीके से हो रहा होगा। अभी इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा टॉपिक रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सिंपल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सबसे पहली बात, इस लाइन को तो लिख लो, लेकिन समझने वाली बात क्या है वो समझो। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन आर बराबर हमारा सिंपल होता है क्या भैया, तो परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोले हम बोले एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर का सिंपल सा मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल सा, क्या भैया, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही हमारा क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें तो कहेंगे एप्सिलॉन आर बराबर परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम मतलब एप्सिलॉन बटा फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा। अब ये देखो, परमिटिविटी बाय परमिटिविटी कहने का मतलब इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यह जो है क्या है, यह जो है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है बाबू, यह जो है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कहते हैं सर जी डीप में पढ़ाइए, सर जी डीपली पढ़ाइए सर जी। अरे इससे ज्यादा डीप नहीं होता है कुछ भी, इससे ज्यादा डीप नहीं होता है कुछ भी। हमने अभी तक 3 लेक्चर लिया है, 3 लेक्चर में जो हम पढ़ाए हैं ना उससे ज्यादा डीप कोई नहीं जाएगा। हम बहुत डीप में गए हैं, बहुत अंदर में गए हैं, बहुत सारे टॉपिक को एकदम लॉ वे से हौले हौले से कवर किए हैं। ठीक है, तो डीपली ही पढ़ा रहे हैं हम, समझ रहे हो, डीपली ही पढ़ा रहे हैं, बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, पढ़ के आया करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पढ़ के आया करो, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो है ही ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल है, आइए न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, ईच ऑफ 10 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज 10-10 कूलम का है। सबसे पहली बात कि भैया दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है। दोनों चार्ज 10-10 कूलम के हैं, ये भी 10 कूलम, ये भी 10 कूलम। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी से सेपरेट है। मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 10 मीटर है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 10 मीटर है। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा कि Q1 बोले तो 10 गुना Q2 बोले तो 10 बटा डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मतलब बाबू यहाँ से K का वैल्यू क्या है, 9 गुना 10 के पावर 9, पीछे में लिखवा रखे हैं। 10 गुना 10 क्या हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म होगा, फोर्स हमारा क्या बचेगा, 9 गुना 10 के पावर 9, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये हो जाएगा।
9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना होगा तो इसी टाइप का आएगा, इससे ज़्यादा भारी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भारी या इससे ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए गुरु। एक और क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन को बनाने में तुम्हारा दिमाग हिल सकता है। ठीक है, हमें जहां तक लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में तुम्हारा दिमाग हिल सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हिलेगा। ठीक है, पूरा पूरी तो नहीं हिलेगा क्योंकि हमने तुमको सिखा रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सबसे पहले बात, न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वो क्या है, तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको जो है, जो गिवन है, जो दिया हुआ चीज है, जो गिवन है उसको आपको लिख लेना है। गिवन को सबसे पहले, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, अगर एक बार तुम गिवन वाले को लिख लिए ना, उसके बाद तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलो हम बताएं क्या क्या दिया हुआ है, चलो बताते हैं, आ जाओ, आ जाओ भाई, बताते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर दीजिए। इच ऑफ, इच मतलब दोनों चार्ज, क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इच ऑफ, दोनों चार्जेस कितने दिए हुए हैं, इच ऑफ 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, दोनों चार्ज 20 माइक्रोकुलम का है, कहने का मतलब सर जी यहाँ पे हमारा एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ये भी हमारा 20 माइक्रोकुलम है, ये भी हमारा 20 माइक्रोकुलम है। ठीक है, दोनों हमारा क्या है, दोनों का दोनों हमारा 20 माइक्रोकुलम है। ठीक है, दोनों हमारा क्या है मालिक, दोनों हमारा 20 माइक्रोकुलम है। ठीक है, अब अगर 20 माइक्रोकुलम है, अगर 20 माइक्रोकुलम है, ठीक है, ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी इतना है एंड द डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लिए ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, दो चार्ज है, दोनों 20-20 माइक्रोकुलम के हैं, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो दो चार्ज है, गिवन हमारा क्या है, गिवन है हमारा दो चार्ज, दो चार्ज Q1 और Q2, दोनों कितना है, बराबर है, कितने कुलम का, 20 माइक्रोकुलम। 20 माइक्रोकुलम कहने का मतलब क्या, 20 गुना, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -6, तो 20 गुना 10 के पावर -6 कुलम चार्ज हमारा गिवन है। क्या है, 20 गुना 10 के पावर -6 कुलम चार्ज हमारा गिवन है। तो अगर 20 गुना 10 के पावर -6 कुलम चार्ज गिवन है, दोनों चार्ज हमारा यही है। ठीक है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमारा 40 सेंटीमीटर है, कितना है, 40। सर जी आर, आर ही तो पता है 40 सेंटीमीटर, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है या फिर मीटर में होता है, तो बोलोगे सर जी हमारा जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो मीटर में होता है ना। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे ये 40 सेंटीमीटर को मीटर में करना है ना, तो 40/100 हो जाएगा, 40 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 40/100 कहने का मतलब 0.4 मीटर, या फिर चलो ना 4/10 लिख लो, रहने दो यार, क्या हो जाएगा, 4/10, 0.4 मीटर, ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन एक और चीज गिवन है, क्या, कि सर जी रिलेटिव परमिटिविटी चार्ज दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है, 4। बोलोगे सर ये तो बहुत दुविधा वाली बात है, ये तो बहुत दुविधा वाली बात है, क्योंकि अगर परमिटिविटी गिवन होता है तब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुन्ना, कोई बात नहीं, सुनो, फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर परमिटिविटी गिवन हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन क्या भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R², ये होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरु जी।
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन आर है और यहाँ एप्सिलॉन है, हमें एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, एप्सिलॉन चाहिए, क्या होगा। चलो भाई, आप एक जानते हो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बराबर क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाए हैं। तो यहां से तुम बोलोगे कि सर एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। सर जी एप्सिलॉन का वैल्यू हम अभी बताए हैं कि परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है, सिंपल सा बात है, 1 गुना एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, सिंपल सा बात है ये चीज। या फिर छोड़ दो, ऐसे मत करो, मत करो ऐसे, क्यों ऐसे करना, क्यों दुख दर्द देना गुरुजी, क्यों दर्द देना। सुनो, एप्सिलॉन बराबर ये होता है, ठीक है, चलिए ठीक है, एप्सिलॉन बराबर ये होता है, कहने का मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 4, तो एप्सिलॉन आर 4 हो गया, गुना एप्सिलॉन नॉट, तो 4 गुना एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, तो भाई एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 4 दिया हुआ है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 4 डाल दिए, एप्सिलॉन नॉट जो है उसको गुना में छोड़ दिए, तो ये वैल्यू हो गया। फॉर्मूला में डालो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के जगह पे क्या डालेंगे, एप्सिलॉन के जगह पे डालेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन के जगह पे ये वाला, यहाँ पे एप्सिलॉन है ना, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू डालेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। Q1 कितना है बाबू, तो 20 गुना 10 के पावर -6, तो 20 गुना 10 के पावर -6। Q2 क्या है, 20 गुना 10 के पावर -6 बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है भैया, तो 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 गुना 0.4, ये मतलब हो गया, ठीक है। सुनना, F बराबर, यहां से एगो 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/4 बाहर निकल गया, तो मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/4 बाहर निकाल लो, ये वाला 1/4 बाहर निकाल लो, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही बचेगा। गुना भी करोगे तो 4 चौका 16, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी तो 4 चौका 16, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बच रहा है। तो हम अलग कर लिए, क्यों अलग कर लिए, क्योंकि ये जो हम लोग अलग किए हैं तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हमने क्या किया, अलग कर लिया अलग, ठीक है। गुना ये 20 है, चलो ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर में क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट हटा तो 10 होगा, यहाँ से एक पॉइंट हटा तो एक और 0 लग जाएगा, तो ये इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। 4 से 20 कटेगा, 4 5 जा 20, 4 से 20 कटेगा, 4 5 जा 20, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 25 गुना 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 -12 हो जाएगा, गुना 10 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 2 हो जाएगा, गॉट इट। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 रहने दो, गुना, ठीक है। या फिर सुनो ना, यहाँ पे ही हम लोग काट लेते हैं ना, काहे के लिए इतना लिखना, काहे के लिए इतना लिखना, चलो लिख लो यार, लिख लो इसको, 100 लिखो, 100 ही रहने दो, क्यों 100 रहने दो, तो हम बताते हैं, 100 रहने दो, क्यों 100 रहने दो, अभी हम बताते हैं, सुनो इस तरीके से आ गया। अब सुनो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से इस 100 को काटेंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, कहने का मतलब 9 इंटू 10⁹ ऐसा हो गया, इसका मतलब यही हुआ, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है इसका मतलब क्या हो गया, 9 गुना 10 के पावर 9, 25 है यहाँ पे, तो 25 का 25 यहाँ पे रह ही जाएगा, गुना यहाँ पे 25, ये भी 25 गुना में हो जाएगा, या फिर सुनो बाबू, या फिर सुनो, 25 गुना 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 होता है, तो 25 गुना 25 करो 625 होगा, 25 गुना 25 करो ना 625 हो जाएगा, और यहाँ 10 के पावर -12 है, तो 10 के पावर -12 रहने दो, ठीक है, इस तरीके से। और क्या कर सकते हो, और देखो, और देखो फोर्स बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 625 गुना 9, तो 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22,
टू कैरी, 9 6 जा 54, 55 56, 5625 गुना 10 के पावर -12 प्लस 10 के पावर 9 कितना हो जाएगा? तो -12 प्लस 9 -3 हो जाएगा। ये मतलब क्या हो गया? F बराबर 5625 गुना किए हैं तो ये आया 10 के पावर -3 है, मतलब 10 के पावर 3, मतलब 10,000। ठीक है, कहने का मतलब फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? कहने का मतलब फोर्स बराबर हमारा हो जाएगा 5.625 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 5.625 न्यूटन, ऐसा हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। क्या हो जाएगा? फोर्स 5.625 न्यूटन, बस सिंपल सा। ठीक है, तो फोर्स हमारा इतना आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये सवाल। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, दिमाग लगाने वाला सवाल था। ठीक है, ये एम करीम का किताब आता है ना, एम करीम, बहुत फेमस किताब है, न्यूमेरिकल के लिए अच्छा किताब है एम करीम। तो एम करीम के अंदर ये सवाल दिया हुआ था, तो वहाँ से हमको अच्छा लगा ये सवाल कि हाँ मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उठाकर ये सवाल लेकर आए थे आप सब लोगों के लिए, गौरव बैच के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सवाल कुछ भी नहीं था, एक बार फिर से आप सॉल्व करना, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करके देखना, आपको ये सवाल आसान लगेगा। और बस यही है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं उसको लिखे हैं, और लिख के बस हम लोग क्या किए हैं, 4 गुना एप्सिलॉन कर दिए हैं, एप्सिलॉन आर का वैल्यू, और यहाँ पे डाले हैं तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया है, और इसका वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे निकाल दिए हैं। 4 से 100 कट गया है तो 25 आ गया है। तो बस यही काम किए, कट कुट तो करने आता ही है तुम्हें, मैथ तो सॉल्व करना आता ही है, इतना मैथ तो तुम लोग को आता है कि भाई सॉल्व कर सको, है ना। तो एक बार फिर से इस लेक्चर को करना, आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, चलिए, तो बस यही था। कुछ टॉपिक्स और रह गए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये टॉपिक यहाँ पे रह गया है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए लास्ट 2 डीपीपी जो है, लास्ट 2 डीपीपी जो है, मतलब डीपीपी 1 एंड 2, इसको रीसॉल्व करना, फिर से सॉल्व करना, रीसॉल्व। ठीक है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, क्लास नोट्स बना लो, क्लास नोट्स जो भी है उसको अच्छे से बना लो, बना लो, बना लो। तीसरा होमवर्क, याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, जो भी चीज़ अभी तक पढ़े वो सबको याद कर लेना, अभी तक के सभी चीज़ों को। ठीक है, ताकि आगे आपको अच्छे समझ में, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डीपीपी बनाना या नोट्स बनाना तो कम्युनिटी पे पोस्ट किया करो, डाउट हो तो कम्युनिटी पे बताया करो, कॉमन डाउट होगा, हम जैसे आज बताए हैं उसी तरीके से अगले क्लास में भी बताएंगे। ठीक है, तो बस आज का क्लास इतना ही, रिकॉर्डेड क्लास था ये, बट हमने अपना पूरा जोर लगाया है इस सेशन में। ठीक है, हर तरीके से हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग, आपका भैया आपके साथ है, बड़ा भाई आपके साथ है। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा ये भाई बिहार बोर्ड में है तब तक, या झारखंड बोर्ड में है, ठीक है, तब तक, ठीक है, किसी भी बोर्ड में, ठीक है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में जब तक ये तुम्हारा भाई है तब तक तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, और जी जान लगा के पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, डोंट मिस द पार्ट ऑफ रेटिंग। ठीक है, डोंट मिस द पार्ट ऑफ रेटिंग, रेटिंग के पार्ट को बिल्कुल मत मिस करना। ठीक है, अच्छे से करके आना, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय बिहार, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, बाय बाय।